हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होकर और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ऑलराइट। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम लोग का क्लास 3 है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने क्लास में चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो डेटाबेस के लैंग्वेजेस होते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा डीडीएल। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप क्या बताओगे। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या होता है? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। ऑलराइट। वहीं पे डीएमएल की बात करो तो आपका फुल फॉर्म हो जाएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद होता है डीसीएल, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और फिर आपका चौथा होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। देखो, ये हमारे पास चार तरह के लैंग्वेजेस हैं एसक्यूएल में, जो कि हम लोग यूज करते हैं टू मैनिपुलेट, टू क्रिएट, टू गिव प्रिविलेज एंड टू कंट्रोल आवर डेटा। ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस का लैंग्वेजेस हो गया। क्या क्या? डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन दैट इज डीएमएल, डेटा कंट्रोल डीसीएल, और टीसीएल दैट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ऑलराइट। आप इसको ध्यान में रखेंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपको एक अटपटा सा नाम दे देगा, कि बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस लैंग्वेज। तो आपको अगर चार पता है तो आप आसानी से बोल दोगे कि कौन सा गलत है। आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आपको जैसे डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज है तो आपको दे देगा डेटा डिफाइन लैंग्वेज। तो डेटा डिफाइन तो नहीं होगा, डेटा डिफिनेशन होगा। अगर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है तो डेटा कुछ भी, डेटा मेक लैंग्वेज कुछ भी दे दिया तो आप उसको गलत बोलोगे, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आप इसको कैसे तोड़ मरोड़ सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब डीडीएल में क्या क्या आता है, कौन कौन से हम लोग के पास जो क्वेरीज होते हैं, कौन कौन से कीवर्ड हमारे डीडीएल में आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो। आप इसका कुछ निमोनिक्स बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप है, तो आप इसको लिख सकते हो कार्ट, सॉरी, आप इसको लिख सकते हो CART, कार्ट। और कमेंट और रीनेम, ये तो आप याद रख सकते हो। तो आप ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखते हो? कार्ट, C फॉर क्रिएट, A फॉर ऑल्टर, R फॉर सॉरी, यहाँ पे D भी है ना। कार्ट D लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो R फॉर यार, आर फॉर रीनेम। अच्छा, रीनेम यहाँ पे आ गया, ठीक है। कार्ट, CAR रीनेम, T फॉर ट्रंकेट, डी फॉर डी फॉर ड्रॉप, सॉरी, डी फॉर ड्रॉप। तो आप ऐसे करके कुछ भी निमोनिक्स अपने मतलब सुविधा अनुसार बना सकते हो, मेरा ये बोलना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आता है डीडीएल में, दैट इज डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में। तो पहला है क्रिएट, कि किया जाता है यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस। सिंपल सी बात है। ऑल्टर सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग एसक्यूएल पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे हम लोग ऑल्टर के बारे में। ये क्या जाता है कि ऑल्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस करने में यूज किया जाता है। ड्रॉप, डिलीट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं हम लोग डेटाबेस से। ट्रंकेट की बात करें तो यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड्स आर रिमूव्ड। ट्रंकेट में हम लोग डेटा फ्रॉम द टेबल रिमूव करते हैं, सिंपल सी बात है। कमेंट, तो हम लोग डेटाबेस में अगर हम कहीं पे कुछ ऑल्टर कर रहे हैं, अगर हमको अगले प्रोग्रामर को बताना है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, हो सकता है ना आप एक प्रोजेक्ट में अभी हो, 10 दिन के बाद नहीं रहोगे, तो आपके आगे भी काम करने वाले आएंगे, उनको पता रहना पड़ेगा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं। सो यू एड द कमेंट। तो आप कमेंट से क्या करते हो? यूज द कमेंट और डेटा डिक्शनरी, ठीक है। रिनेम क्या कर सकते हो? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को रिनेम के लिए आप रिनेम कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। डीएमएल दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में ये सारे आते हैं कीवर्ड्स। पहला तो है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करता है? अगर आप अपने डेटाबेस से कुछ डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, कुछ डेटा फेच करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज द सिलेक्ट कीवर्ड। उसके बाद इंसर्ट है, आप अपने डेटा में कुछ इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट डेटा यूज करोगे, इंसर्ट कीवर्ड यूज करोगे, सॉरी, किसी भी डेटा को इंसर्ट करने के लिए इन द टेबल। अपडेट क्या है? इट अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा विद इन द टेबल। समझो आप कहीं, अगर कोई एक राम है, राम का डिपार्टमेंट अभी कंप्यूटर साइंस है, वो 5 दिन के बाद अपना, 5 महीने के बाद अपना आईटी कर दे रहा है डिपार्टमेंट। तो अगर आप आई डिपार्टमेंट को CSC से आईटी बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? यूज अपडेट कीवर्ड यूज करोगे।
डिलीट की बात करते हैं तो ये डिलीट करता है रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल स्पेस फॉर द रिकॉर्ड्स रिमेन्स। अब देखो वहां पर क्या था, मेरे पास ट्रंकेट था, और यहाँ पे क्या है डिलीट। डिलीट में क्या होता है कि रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल तो खत्म कर देता है, बट स्पेस जो होता है रिकॉर्ड्स का रिमेन मतलब वहीं पे रह जाता है, बस ट्रंकेट में ऐसा नहीं होता है, इंपॉर्टेंट। मर्ज की बात करें तो मर्ज ऑपरेशन क्या होता है, इंसर्ट और अपडेट के लिए इतना यूज नहीं होता है, ठीक है। कॉल इट कॉल्स ए PL/SQL और जावा सब प्रोग्राम कॉल तो एक सब रूटीन की तरह यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेन पेन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे DCL, DCL क्या करता है, ये क्रिएटिंग सेशन टेबल एक्सेट्रा ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम प्रिविलेज, ठीक है। देखो दो तरह के DCL होते हैं, पहला तो होता है ग्रांट और दूसरा होता है रिबुक। ग्रांट का क्या मतलब है, आप किसी यूजर को डेटाबेस का एक्सेस दे रहे हो तो आप क्या करो, ग्रांट करो। तो ग्रांट कीवर्ड यूज करके हम लोग ग्रांट टू यूजर ऐसे करते हैं। तो रिवोक रिवोक का जब हम लोग पढ़ेंगे कि SQL में कैसे लिखते हैं तो वो हम लोग अच्छे से समझेंगे, बेसिक अभी समझ लेते हैं। तो सिंपली ग्रांट कीवर्ड का क्या मतलब है, ग्रांट कीवर्ड का क्या मतलब है, अगर कोई यूजर हमारे डेटाबेस पे कुछ काम करना चाहता है, अगर उसको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कुछ प्रिविलेज देना चाहता है कि भैया आप जाकर ये काम कर सकते हो, तो आपको मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, तो वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने के लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, उसको ग्रांट करेगा। अगर रिवोक करना होगा तो मतलब वापस उससे हम लोग अपना क्या करेंगे, ले लेंगे, क्या प्रिविलेज, बोलेंगे भैया तुमसे ना होगा दे दो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। TCL दैट इज ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजेक्शन होता है DBMS में। समझो अगर आप ATM यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ATM यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन, यार अगर आपका रेलवे में रिजर्वेशन होने जा रहा है तो जरूरी तो नहीं है ना एक ही स्टेशन पे रिजर्वेशन हो रहा है, हजारों स्टेशन से वहां पर भी तो रिजर्वेशन होते हैं सेम सीट के, सेम ट्रेन में और सेम जगह के लिए। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लिमिट में कंट्रोल लैंग्वेज में ये सब होता है। तो मतलब समझो क्या क्या होता है, कमिट, अगर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं डेटाबेस में, कोई भी चीज स्टोर कर रहे हैं, कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं, अगर हम लोग कमिट लिख के सेमी कॉलन डालते हैं तो वहां तक का डेटा मेरा डेटाबेस है वहां पे सेव हो जाता है, ठीक है। सेव पॉइंट क्या होता है कि अगर आप किसी जगह पर एक सेव पॉइंट लगा देते हो तो ट्रांजैक्शन वहां तक सेव हो जाता है, बाद में आप वहां से क्या कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो, ठीक है। रोल बैक क्या करता है, इट स्टोर द डेटाबेस टू ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट। अगर आप लोग लास्ट कमिट जहां पर किए हो, अगर आपको रिस्टोर करना है डेटाबेस टू ओरिजिनल, तो आप क्या करोगे, रोल बैक यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डेटा नॉर्मलाइजेशन होता क्या है बेसिकली, कि हम लोग अपने रिडंडेंसी को हमारे डेटाबेस में उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। Database normalization is a database schema design technique by which existing schema is modified to minimize the redundancy and dependency of data। दो चीजें हैं, क्या मिनिमाइज करता है रिडंडेंसी, और सेकेंड डिपेंडेंसी ऑफ डेटा को भी ये मतलब डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ डेटा को भी इंक्रीज करने में मदद करने की कोशिश करता है, कौन, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के टाइप है। सबसे पहला तो आता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको कि हम लोग 1NF भी कहते हैं, दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे बोलो, कि ईच कॉलम इज यूनिक इन 1NF। क्या होता है, हर एक कॉलम क्या होता है, यूनिक होता है, हर एक कॉलम क्या होता है, यूनिक होता है 1NF में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये भी याद रख सकते हैं 1NF में कि ये एटोमिसिटी मतलब एटॉमिक वैल्यूज को भी बढ़ावा देता है, मतलब हमारा एक कॉलम में एक ही वैल्यू हो ऐसा समझने की कोशिश करता है, कौन, 1NF। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट जो है नोट आप करो, यही एग्जामिनेशन में अधिकतर आता है, रिलेशन दैट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। देखो अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड एवरी नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की देन द रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। क्या बोलता है,
एक ऐसा रिलेशन जो कि पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है और हर एक नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट, प्राइम की आप लोगों को मैंने बताया था, तो उसके अलावा जो भी कीज जो भी एट्रीब्यूट्स हैं तो वो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट अगर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट है प्राइमरी क्यू पे, तब हम लोग का रिलेशन क्या होगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट आपसे ये भी एक पूछता है, अ रिलेशन इज इन टू एन एफ इफ इट इज हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, बताओ कि कौन सा नॉर्मल फॉर्म है जिसमें कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी होता है, तो आपका आंसर होगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल, क्योंकि हमको हर एक नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट को फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट बनाना प्राइमरी की पर, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नॉन प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या होगा, इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं कि इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब कोई भी नॉन प्राइमरी क्यू डिपेंडेंट नहीं होगा एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ टेबल, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर एक अच्छा सा डिफिनेशन आप पहले देखो, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे पीछे भी पढ़ेंगे। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए पहले तो ये फर्स्ट या सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना ही होना है। और क्या होता है कि इन विच नो नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी क्यू, दैट इज देन इट इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, समझ में आएगा। ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हम लोग पढ़ेंगे जब प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे समझेंगे। समझो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट, मैं आपको एक बार यहाँ पे बता ही देता हूँ। अगर x डिपेंड कर रहा है y, मतलब x रिड्यूस कर रहा है y और y कर रहा है z, तो x करेगा z को। ठीक है, ये आप समझते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नो नॉन प्राइमरी कोई भी ऐसा नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट क्या है, इस नहीं है, मतलब नहीं डिपेंडेंट है ट्रांजिटिवली ऑन द प्राइमरी की। ठीक है, अब देखो ऊपर देखते हैं, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ देयर इज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी फॉर नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट एज वेल एज इट इज सेकेंड फॉर्म। आप ये देखो, नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और डिफिनेशन है इसका, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इटली एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स इन एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन एक्स डिपेंड एक्स फंक्शनल वाई। तो x को क्या होना चाहिए, अगर x y है, ठीक है, तो x को सुपर की होना चाहिए और y ये प्राइमरी एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, x तो सुपर की होना चाहिए, y को प्राइमरी एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म की। तो 3NF हैज ए मोर रिस्ट्रिक्टिव कांस्टेंट देन फर्स्ट टू नॉर्मल फॉर्म बट इज लेस रिस्ट्रिक्टिव देन बॉयस कॉड BCNF। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखेंगे, एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि डिपेंडेंसी कैन स्टिल एग्जिस्ट दैट विल कॉज रिडंडेंसी टू बी प्रेजेंट इन 3NF रिलेशन। ठीक है, क्या होता, क्या बोला है कि डिपेंडेंसी अभी भी रह जा रहा था 3NF में, और 3NF का ये वीकनेस था, इसीलिए हम लोग को क्या लाना पड़ा, बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म लाना पड़ा। ठीक है, अब देखो इसके बाद BCNF में भी कुछ ड्रॉबैक आया, तो हम लोग का फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म आया। ठीक है, अब देखो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में रहने के लिए क्या होना पड़ेगा, अ रिलेशन आर इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। एक रिलेशन तभी फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में रहेगा जब वन ऑफ विच ऑफ द, मतलब ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर, मतलब सब कंडीशन ट्रू होना चाहिए। पहला क्या है, इट शुड बी इन BCNF। ठीक है, द टेबल शुड नॉट हैव एनी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, क्या होना चाहिए, टेबल में कोई मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ये हमारा दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में रहने के लिए। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से रिलेटेड है, मतलब इसमें कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होता है। अगर आप फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की बात करोगे तो और रिलेशन आर इज इन फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि आर शुड बी ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ, और ये इट कैन नॉट बी फॉर द नॉन लॉस डिकम्पोज ज्वाइंट डिपेंडेंसी, इट कैन नॉट बी फर्दर नॉन लॉस डिकम्पोज ज्वाइंट डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। देखो
लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो कि बात करता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन क्या होता है। समझो एक रिलेशन आर है, आप इसको डिवाइड कर रहे हो, मतलब पार्ट वाइज कर रहे हो R1 R2 में। ठीक है, तो R1 R2 और मेरा रिलेशन R है, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन तभी होगा इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी आर इन एफ क्लोजर, क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, देखो अगर हमारा R1 और R2 का यूनियन, ये क्या है, इंटरसेक्शन है। अगर R1 R2 का इंटरसेक्शन लेते हैं, अगर हम लोग अपने रिलेशन आर में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे आर में, तो हम लोग का क्या होगा नहीं सॉरी, अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ आर इंटू R1 एंड टू लॉसलेस इफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी आर इन एफ क्लोजर। ठीक है, क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी R1 इंटरसेक्शन R2 R1 आएगा, R1 इंटरसेक्शन R2 R2 आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन के बारे में। अगर डिकम्पोजिशन ऑफ R1 इंटू R1 R2 इज अ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इफ क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी आफ्टर डिकम्पोजिशन इज सेम एज क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिफोर कंपोजिशन डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि मतलब डिपेंडिंग प्रिजर्विंग तभी होगा अगर हम लोग जब हम लोग डिकम्पोज कर रहे थे उससे पहले जो क्लोजर ले रहे थे वो भी सेम आना चाहिए डिपेंडेंसी, मतलब डिकम्पोज करने के बाद भी। ठीक है, सिंपल वे टू चेक वी कैन ड्राइव ऑल द ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी फ्रॉम द फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रेजेंट आफ्टर द डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एफ क्लोजर का क्या मतलब है, समझो मैं बताता हूँ। अगर ए रिड्यूस कर रहा है बी सी, बी रिड्यूस कर रहा है डी, अगर आप यहाँ पे एक क्लोजर लेते हो तो आप लिखोगे बी सी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अब फिर बी पे जाओगे, बी क्या कर रहा है डी, तो एक क्लोजर मेरा बी सी डी हो जाता है। ऐसा ही होता है क्या, क्लोजर। ठीक है, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग इसका बस बेसिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्लोजर, ये सब हम लोग, और जैसे कि किसी को प्राइमरी की कितना हो जा रहा है, किसी में प्राइमरी की कैसे पहचान रहे हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे क्लासेस में। ऑलराइट, अब देखो ज्वाइंस के बारे में पढ़े हम लोग। ज्वाइन क्या होता है कि हम लोग किसी टेबल को ज्वाइन करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे बात है। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइन है, जैसे कि इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। ठीक है, तो इसमें और भी डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइंट्स आते हैं, जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा अच्छे से, ये लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन, डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, ये हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो ये हम लोग एक डिफरेंट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।